जन्नत के पत्ते, निम्रा अहमद। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और इसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फुप्पो पाकिस्तान आई और फरते जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान इनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए, वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और इस विजिट के बाद तो सबीन फुप्पो भी नहीं आई। ना कभी इन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो इनसे मिल आता, वरना इनसे राब्ता ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जहान करता था तो भी इसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पे सर्च करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जहान सिकंदर इन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस फुप्पो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी के मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन इनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूँ 6 माह में 2 ही दफ़ा बात हो पाती। रस्मी लीक से लीक, मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर अल्लाह हाफिज़। इन तमाम बातों के बावजूद वो ख़ुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको इसने अपने रूबरू कभी नहीं देखा था। और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। इस रोज़ इसे रह रह कर फुप्पो और जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और इन लोगों को ज़रूर ढूंढेगी। हया, हया, किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम इसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिल फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ माँ? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट होकर ही नहीं पा रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका, जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनके आवाज में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फुप्पो आ गई थी? और क्या इनका मगरूर बेटा भी? किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहा था। इनके साथ एक खूबरू सा लड़का था, जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए इनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर इसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर को जुम्बिश देते हुए मध्यम सा सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और इनसे निकलते इसके 2 दिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दुख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पे गिरा रखे थे। टीके के साथ के सुनहरी झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से सिंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साथजादे हैं वलीद। इसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेइख्तियार नमकीन पानी भर आया, जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां इधर रख आई थी, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत खाना मुस्कुराती गेट की तरफ बढ़ गई। बाहर आकर इसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर इनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। इनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियानी लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थी।
गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सिगरेटेड थी, मर्द अलग औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा हुआ था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसी होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती इसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकालकर तमाम रस्में करके इनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजा भर को चौंके। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झुक कर मिल रही थी। इसने स्याह अबाया और ऊपर स्टॉल ले रखी थी। वो औरतों का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। इसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा नकाब से झलक रहा था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए इन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे भाई, शैला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया नकाब में मिलती हैं। अब पूछो, भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ, वाकई अजीब है ये भी। इसने शाने उचकाए। वो इनके एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया। इन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलामुअलैकुम शैला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पे मौजूद थी। महवेश, सहरेश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शैला भाभी, नकाब उतार दें। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर सबात में सर हिलाया, मगर नकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा, शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी है। हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी माजरत करके वहां से चली आई। इस मेज पे आबदा चच्ची भी तो बैठी थी और कल इनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफिकत इसमें नहीं थी कि वो आबदा चच्ची और सायमा ताई से हंस हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे कि सवीन पोपो आई हैं या नहीं और आएंगी या नहीं। काफी देर शशो पंच में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और लाउंज में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी उठाई। रक्स के बायस पांव दर्द करने लगे थे। वो सोफे पे दम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील्स के स्ट्रिप्स खोलकर इन्हें उतारा और नंगे पांव ठंडे मार्बल के फर्श पे रख दिए। साथ ही वो डायरी के सफात पलटती सवीन फूफो का नंबर तलाश कर रही थी। इसने कभी इनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लगभग 5वीं घंटी पे ये फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समात से टकराई। अस्सलामुअलैकुम। इसने खुश्क लबों पर जबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान जबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूं। वो गड़बड़ा कर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब के वो अंग्रेजी में पूछ रहा था, इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूं, प्लीज इनको फोन दे दें। वो जवाहिर तक गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहिर क्या था इसे कुछ अंदाजा ना था। वो सबीन फूफो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या? दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी, आप कौन? इनका बेटा जहान। खट से फोन रख दिया गया। इसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से इसे क्रेडल पर पटका।
بے اختیار امڑ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید اد کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھنک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی اتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ ایک بند لفافے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو کی ایک سطر لکھی تھی۔ اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔